तीसरा जो कहानी संग्रह मेरा है खारा पानी, उसी से ये कहानी ली हूँ। शीर्षक कहानी ही है जिसका शीर्षक है खारा पानी। उसी खारा पानी कहानी को ही मैं आज यहाँ सुनाने चल रही हूँ। तो खारा पानी शीर्षक है। लड़का आज ही इस घर में आया है नौकरी करने। मगरी जिसके साथ वह आया है लड़के के गांव का है। वह पिछले कई सालों से इस घर में नौकर है। उसी ने मालकिन से लड़के की पैरवी की है। लड़का पहली बार रेलगाड़ी में बैठा। मगरी ने बताया था कि बड़ी लंबी यात्रा है। कितनी दूर तक की होगी ये यात्रा। लड़का स्टेशन पर स्टेशन गिने जा रहा है। उसे न जाने किस स्टेशन पर उतरना होगा। दिन बीत गया, दूसरा दिन आ गया। रात में नींद के कारण कुछ स्टेशन लड़के की नज़र से छूट गए थे, इसका उसे गहरा अफसोस है। एक दिन एक रात, दूसरा भी आधा दिन। झुक झुक करती धड़धड़ाती हुई भाग आई रेलगाड़ी। कितनी बार तो गुदगुदी हो जाती थी लड़के के पेट में। एक बार तो पहाड़ में खुदी सुरंग में ही घुस गई थी रेल। कितनी देर तक अंधेरे में डरा सहमा बैठा रहा था लड़का। स्टेशन से उतरकर इस घर तक आने में तो उसे एक और अजूबा दिखा। लड़ाकू विमान एक बड़े से मैदान के एक कोने में खड़ा है। कितने नज़दीक से देख लिया लड़के ने हवाई जहाज को, और वह भी कोई ऐसा वैसा हवाई जहाज नहीं, लड़ाकू हवाई जहाज। लड़का अपनी माँ से बात करना चाहता है। उसके घर में न तो फ़ोन है और न ही मोबाइल, लेकिन गांव में कई लोगों के घर में फ़ोन भी है और मोबाइल भी। लड़का एक छोटी डायरी में सबका नंबर लिखकर लाया है। एक दो लोगों के नंबर तो उसे याद भी हैं। मगरी अपने मोबाइल से नंबर मिला रहा है, किंतु लड़का चाहता है कि मोबाइल उसके हाथ में आ जाए तो वह खुद नंबर मिला ले। उसे आता है फ़ोन करना, पर मगरी मोबाइल को अपने हाथ में ही पकड़े है। घंटी जा रही है, उधर कोई फ़ोन उठाया होगा। मगरी लड़के की माँ को फ़ोन पर बुला रहा है। उसकी माँ फ़ोन पर आ गई है। अब मगरी ने मोबाइल को लड़के के हाथ में दे दिया है। लड़का चहक कर बताता है, अम्मा, मैंने यहाँ लड़ाकू हवाई जहाज देखा। बड़े बड़े पंखे हैं उसके। आकाश में उड़ती है तो कैसी चिड़ै जैसी दिखती है ना अम्मा, लेकिन पास से देखो तब पता चलता है। अरे बहुत बड़ी होती है। 4 ठो तोप भी यहाँ खड़ी है अम्मा। जब लड़ाई होती है ना, तब यही तोप चलाते हैं। उधर माँ जानना चाह रही है कि लड़का कुछ खाया पिया या नहीं, ठीक से तो पहुँच गया, रास्ते में कोई परेशानी तो नहीं हुई। लड़के को अपनी बात बताने की जल्दी है। उसे माँ के प्रश्न बेतुके लग रहे हैं। वह सिर झटक कर फुर्ती से बोला, अरे हाँ अम्मा, पानी पी लिया ना। बहुत ठंडा और मीठा पानी था। पानी का ठंडा और मीठा होना लड़के के लिए खुशी की बात थी, किंतु उससे अधिक खुशी और आश्चर्य उसे इन नई नई चीज़ों को देखने से हुई है। लड़का फिर से अपनी बात पर आ गया। अरे अम्मा, जिस रेलगाड़ी में बैठकर मैं आया वो बहुत लंबी थी। बाहर से देखो तो सारे डब्बे अलग अलग दिखाई दे रहे थे, लेकिन अंदर से ना सब जुड़े रहते हैं। एक डब्बे से दूसरे डब्बे में जितना मन हो उतना घूमो, जितना मन हो उतना घूमो। पूरी बाजार उसी डब्बे में मिल जाती है। अम्मा, चाय, समोसा, मूंगफली, अमरूद, पानी, किताब, खिलौने, जो चाहो ले लो। और पानी ना अम्मा, बोतल में भर भर कर मिलता है। जैसे टीवी में दिखाया जाता है ना बोतल में पानी, वैसे ही एकदम ठंडा बर्फ़ जैसा। जितनी चीज़ें मैंने टीवी में देखी थी ना अम्मा, सब सही सही में देख ली मैंने। रेलगाड़ी, हवाई जहाज़, तोप, सुरंग, सब कुछ। लड़के की बातें सुनकर माँ का दिल भर आया होगा। उसकी आवाज़ कँपकपा गई होगी। लड़का पूछ रहा है, क्या हुआ अम्मा, तुम्हारी आवाज़ घड़घड़ा क्यों रही है? मैं जहाँ आया हूँ ना, वह अपने घर से बहुत दूर है। लगता है लाइन नहीं मिल रही है। ऐसा होता है अम्मा, लाइन नहीं मिलती कभी। अच्छा, अब रख दो, कहकर लड़के ने झट से मोबाइल का बटन दबा दिया। मोबाइल बंद हो गया। लड़के ने चमकती आंखों से मोबाइल को मगरी की ओर बढ़ा दिया। देख ले मगरी, मोबाइल बंद करना लड़के को आता है। अरे वो तो पढ़ने में थोड़ा मन नहीं लगा, इसलिए छोड़ दी पढ़ाई। क्या करता, कैसे पढ़ता? 5वीं में ही तो था जब बाबू मरे। फिर मजूरी के लिए निकलना पड़ा। जिस समय स्कूल में सालाना परीक्षा शुरू होती, उसी समय खेतों की कटाई और बोझ ढुवाई का काम भी शुरू हो जाता। लड़का मजूरी करने में लग जाता। 2 वक्त के भोजन का प्रश्न हल करते करते किताब के सारे प्रश्न
भुला जाते थे उसे। परीक्षा में कुछ लिख ही न पाता था। छठी में 2 बार फेल हो गया तो माँ चिंतित हुई। काम कभी मिलता कभी ना मिलता। जिस दिन ना मिलता उस दिन लड़का गांव के आवारा लड़कों के साथ मटर गश्ती करते घूमता रहता। माँ डरती, कहीं उल्टी सीधी आदत लग गई तो समझो गया हाथ से। पढ़ना लिखना तो अब नहीं हो पाएगा इससे। किसी अच्छे घर में नौकर ही लग जाता तो भी 2-4 अच्छी बातें तो सीखता। मगरी ने लड़के की माँ को उम्मीद दिलाई थी कि वह अपनी मालकिन से बात करेगा। लड़के का भाग्य, मालकिन मान गई। तभी तो मगरी के साथ आया है लड़का। मगरी लड़के को पूरा घर दिखा रहा है। इतना बड़ा घर! लड़का आश्चर्य में पड़ा है। पूरे घर में 6-7 नल, एक घर में इतना पानी, वह भी मीठा। बाल्टी से नापे तो कितनी बाल्टी होगा? कितना नापे लड़का? एक बाल्टी का पानी खत्म नहीं होगा कि नल खोलो दूसरी बाल्टी भर जाएगी। घर के लोग जहाँ नहाते हैं वहाँ कितना बड़ा तो हौद जैसा कुछ बना हुआ है। मगरी ने लड़के को बताया कि इस हौद को ऊपर तक पानी से भरकर न जाने क्या क्या उसमें मिलाते हैं, फिर घंटों उस पानी में बैठे रहते हैं लोग। मीठे पानी से नहाते हैं ये लोग। लबालब पानी से भरा टब, बाल्टी, मटका, जितना चाहो नहाओ, जितना चाहो गिराओ। एक उसका गांव है, खारे पानी से भरा हुआ। पीने के लिए मीठा पानी तो 2 कोस दूर से लाना पड़ता है। बिल्कुल संभल संभल कर चलना पड़ता है। बूंद भर पानी भी अगर घड़े से छलक कर गिर जाता है तो कई कई दिन तक अफसोस होता है। सुबह उठने से लेकर रात सोने तक बूंद बूंद पानी जुटाने की चिंता। याद है लड़के को, पानी के लिए गांव के प्रधान ने उसके बाबू की कितनी हुज्जत की थी। वह तो समझ ही न पाया था कि उससे कसूर कहाँ और कैसे हो गया। बाबू के साथ प्रधान के घर गया था लड़का। दौड़कर खुशी खुशी प्रधान को पैलगी करने ही तो झुका था। न जाने कैसे उसका पैर लोटे से टकरा गया, छलक गया घूंट 2 घूंट पानी। बस प्रधान गुस्सा गए। ऐसा गरियाना शुरू किए कि बाबू की सिट्टी पिट्टी सब गुम हो गई। पीने का पानी रखा था प्रधान ने, फेंकना पड़ा था उन्हें। लड़के का मन हो रहा था कि कह दे ना फेंकें पानी, वह पी लेगा, लेकिन डर के मारे मुंह सूख गया था, बोलता कैसे। उसके बाबू हाथ जोड़े खिसियाए से खड़े रह गए थे प्रधान के आगे। डरा था लड़का कि अब घर चलकर बाबू की मार पड़ सकती है, पर बाबू उसे कुछ नहीं बोले। बस उसकी अम्मा से इतना कहे, ये बड़ा चिलबिल्लाहा होता जा रहा है, देख सुनकर कुछ करता ही नहीं, मूड़ी दबाए रहता है। प्रधान के लोटा में गोड़ मार दिया। मीठा पानी था, पूरा पानी फेंकना पड़ा प्रधान को। उस रात लड़का बड़ा बेचैन हुआ था, सो नहीं पा रहा था। उसके बाबू उसकी अम्मा तक से नहीं बताए कि इस नालायक के कारण उन्हें प्रधान से कितनी गाली खानी पड़ी थी। कलेजे में भूख उठती रही रात भर। पहली बार जाना था लड़का भूख उठने का दर्द। अब देखो तो कैसा स्वर्ग में आ गया है लड़का। एकदम घर के सामने ही लपलपाती हुई चिकनी काली सड़क है। गाड़ी मोटर फटफटिया सब दौड़े जा रहे हैं। सोनुआ होता तो देखता कि लड़का कितनी अच्छी जगह आ गया है। ऐंठा ही रहता था हमेशा। उसके घर टीवी थी ना, उसी की धाक जमाए रहता था। कुछ सही कुछ गलत मिलाकर ऐसी कहानी गढ़ता था कि गांव के सारे लड़के उसके आगे पीछे घूमते रहते थे। वह तो सारी चीज़ें टीवी में देखता था, वो भी जब लाइट रहती थी तब। यहाँ तो 24 घंटे लाइट रहती है। लड़का जितना चाहेगा उतनी टीवी देखेगा। आकर देख ले सुनुआ, जिन चीज़ों को वो टीवी में देखता था लड़का उन सभी को सही सही में देख रहा है। मालकिन ने लड़के से बाथरूम धो डालने के लिए कहा। लड़का मग्गे से थोड़ा थोड़ा पानी गिराकर बाथरूम धोने लगा। मालकिन ने देख लिया, मगरी पर चिल्लाई। मगरी इसे ठीक से सिखा कि बाथरूम कैसे धोया जाता है। लग रहा है जैसे तेल लगाकर बाथरूम को चिकना कर रहा हो। मगरी मालकिन की आवाज़ पर फुर्ती से आया। बाथरूम में सर्फ फैलाकर ब्रश से रगड़ा, फिर बाल्टी भर भर कर पानी डालने लगा। लड़के का कलेजा मुंह को आ गया। बाप रे, इतना पानी, और वो भी बाथरूम धोने के लिए। मगरी के सिखाने पर लड़का बाथरूम धोना सीख गया है। अब सर्फ फैलाकर रगड़ता है और बाल्टी भर भर कर पानी गिराता है। बाथरूम एकदम चमक जाता है। पर न जाने क्यों जब जब वह पानी गिराता है उसके दिल में टीस सी उठती है। वह गिनता है, 1 बाल्टी गिराया, 2 बाल्टी गिराया, 3 बाल्टी गिराया। इतने में तो उसकी अम्मा हफ्ते भर के कपड़े धो डालती। उसका जी करता है
कि ये जो पानी है जो यहाँ फेंका बहाया जा रहा है उसे बटोर कर वह अपने गांव ले जाए, लेकिन क्या करे, पानी को इतनी दूर ले जाना आसान नहीं है। अगर भगवान ने पानी को इस तरह से ना बनाकर कुछ अलग तरह का बनाया होता, जैसे पाउडर की तरह, तब वह सारा पानी जो ये लोग फेंक बहा देते हैं घर ले जाता। उसकी अम्मा कितना खुश हो जाती। पानी भी खिलौना बन सकता है, लड़का यहीं देख रहा है। उस दिन की ही तो बात है, मालकिन के दोनों बच्चे बगीचे का नल खोलकर खेल रहे थे। पूरी धार में पानी बह रहा था। लड़के ने दौड़कर नल बंद कर दिया। बच्चे रोने लगे। उसके रोने की आवाज़ मालकिन तक पहुंची। मालकिन भागती हुई बगीचे में आई। लड़का सोच रहा था कि उसने नल बंद करके अच्छा काम किया है, मालकिन खुश होंगी, किंतु उन्होंने लड़के को जोरदार डांट लगाई। बच्चों के खेल में व्यवधान, और वह भी पानी की वजह से। मगरी समझाता है लड़के को, पानी की चिंता मत किया कर, यहाँ बहुत पानी है। देख, मैं तो नहीं करता हूँ। इस घर का जो तरीका है उसको समझ और वैसे ही काम किया कर। हर जगह अपनी टांग घुसाए रहता है। लड़का मगरी की बात मानता है, वैसा ही करने की कोशिश करता है, पर न जाने कैसे काम में गलती निकल ही आती है। लड़का नौकर है, नौकर की उम्र पर ध्यान बाद में जाता है, उसके काम पर पहले। वह डांट खाता है, झिड़की खाता है, खाना खाता है। लड़का सब कुछ पचाता है, मीठे पानी में सब कुछ पच जाता है। लड़का लड़का है, नई नई चीज़ें देखकर उसे उन्हें छूने का शौक हो आता है। नई चीज़ें नाजुक होती हैं, छूने पर उनमें कुछ न कुछ हो ही जाता है। नई चीज़ें बड़ी शौक से खरीदी जाती हैं, इसलिए उनके पुराने होने का डर हमेशा बना रहता है। नई चीज़ों का चिटकना ही नहीं, खुरच जाना भी असह्य होता है। लड़का इन बातों को नहीं समझता है। ओवन ऑन कर देता है, फ्रिज खोलकर खड़ा हो जाता है। वह जिज्ञासु है, लेकिन मालकिन उसकी जिज्ञासा का क्या करें। वह झटके से कीमती गिलास उठाता है। मालकिन डर जाती हैं कि अभी तो गिर गया होता। लड़का डांट खाता है। वह कई कारणों से डांट खाता है। कप चिटकाता है, डांट खाता है। कमरे में कोई नहीं है और पंखा चल रहा है, लड़का डांट खाता है। दरवाज़ा खुला है, लड़का डांट खाता है। डांट खाते खाते लड़का इतने भ्रम में रहने लगा है कि वह समझ ही नहीं पाता कि क्या सही है और क्या गलत। जिसे वह सही समझकर करता है वह गलत सिद्ध हो जाता है। लड़का डांट खा जाता है। अब लड़के को यहाँ कुछ भी अच्छा नहीं लगता। पहले सतरंगी सी लगने वाली ये दुनिया अब उसे बेजान सी लगती है। गाड़ी, मोटर, सड़क, ओवन, फ्रिज, पंखा, टीवी, सब सब बेजान। दिन भर काम करके रात को जब लड़का लेटता है तो उसे अम्मा की बहुत याद आती है। उसकी अम्मा होती तो वह दुबक कर उनके पास सो जाता। अम्मा उसका सिर सहलाती, पैर दबाती। जब उन्हें लगता कि वह सो गया है तब वो धीरे से उसका माथा चूम लेती। वह खुश हो जाता। वह तो आंखें मूंद कर सोने का नाटक करता था। नींद तो उसे अम्मा के माथा चूमने के बाद ही आती थी। सोनुआ इस समय क्या कर रहा होगा? जरूर टीवी देख रहा होगा। उसकी अपनी टीवी है और अपने घर में बैठकर चाहे जब देखे। लड़के को तो काम से ही फुर्सत नहीं मिलती, टीवी कब देखे। सोनुआ कम से कम टीवी पर आने वाले सीरियल या सिनेमा की कहानी तो बताता था। यहाँ तो कमरे में आते जाते थोड़ी सी झलक भर मिलती है सीरियल की। लड़के को नींद नहीं आ रही है। मगरी ने करवट ली तो लड़के ने पूछ लिया, दादा कै बज रहा है? मुझे तो नींद ही नहीं आ रही है। मगरी मोबाइल की बटन दबाकर नींद भरी आंखों से देखता है। 1 बज रहा है, सो जा, सुबह जल्दी उठना होता है ना। मगरी करवट बदलकर फिर सो जाता है। लड़का जग रहा है। उसे फिर सोनुआ की याद आती है। वह भी इस समय सो रहा होगा। उसे इतना काम थोड़ी ही करना पड़ता है कि हाथ पैर में दर्द हो और नींद न आए। वह अपनी अम्मा के पास है ना। लड़का निराश हो जाता है। उसकी अम्मा अकेली गांव में पड़ी हैं, मजूरी करने जाती हैं। बाबू थे तब कभी मजूरी करने नहीं जाना पड़ा था उन्हें। बाबू जाने ही नहीं देते थे। अब बाबू नहीं हैं, वह भी यहाँ आ गया है। अम्मा कितनी अकेली पड़ गई हैं। बाबू के गुजर जाने के बाद जब वह घर पर था तब अम्मा को उसके लिए खाना बनाने उठना ही पड़ता था। खाना बनता तो अम्मा भी खा ही लेती थी। अब पता नहीं बनाती खाती भी होंगी या नहीं। अगर अम्मा यहीं पास में रहती तो मालकिन के घर में अम्मा को भी कोई काम मिल जाता तो किलक कर खुश हो जाता है लड़का। याद आया उसे, एक दिन मालकिन मगरी दादा से कह रही थी कि मगरी फैक्ट्री में तेरी बड़ी ज़रूरत है। रसोई का काम धीरे धीरे इस लड़के को सिखा दे और तू साहब के साथ फैक्ट्री में जाया कर।
अगर मालकिन उसकी अम्मा को खाना बनाने के लिए बुला लेती तो कितना अच्छा होता। वह मालकिन से कहेगा, उसकी अम्मा कितना अच्छा खाना बनाती हैं। एक बार अगर मालकिन अम्मा के हाथ का खाना खा लेंगी तब कभी अम्मा को काम से नहीं हटाएंगी। लड़के को विश्वास है, उसे पैसा नहीं चाहिए। मालकिन चाहें तो उसकी अम्मा को भी पैसा न दें, केवल रहने भर की जगह तथा 2 वक्त भोजन दे दें बस। बदले में चाहे जितना काम करवा लें। यहाँ अम्मा मीठा पानी पिएंगी, मीठे पानी से नहाएंगी, साथ रहेंगी, कितना अच्छा लगेगा। लड़का सोचता है, जब मगरी दादा उसे रसोई का काम सिखाने लगेंगे तब वह नहीं सीखेगा, गलती पर गलती करेगा। जब मालकिन परेशान हो जाएंगी तब उसी बीच वह खुद या मगरी दादा से कहकर अम्मा के बारे में मालकिन से बात करेगा। लड़के से अब तक गलती हो जाती थी, किंतु रसोई के काम में वह अब जानबूझकर गलती करने लगा है। मालकिन नाराज होती हैं, लड़का मन ही मन खुश होता है। लड़का गलती दोहराता है, डांट दोहराई जाती है। मगरी भी लड़के पर चिढ़ता है, कहता है, संभल जा, नहीं तो निकाल दिया जाएगा। फिर से गांव जाकर उसी गरीबी में रहना। तेरी माँ बेचारी 4 पैसे की आस लगाए बैठी रहती होगी और तू है कि काम ही करना नहीं चाहता। माँ की तनिक भी परवाह नहीं है तुझे। लड़का गहरे दुख में है। मगरी दादा यह क्या कह दिए? इतनी डांट, इतनी टोका टाकी वह क्यों सह रहा है? लड़का जो कुछ सोचता है वह उल्टा ही हो जाता है। मगरी दादा की इस सोच और नाराजगी से तो अच्छा है वह ठीक ढंग से काम करे। कोशिश करने लगा है लड़का, पर भूल उससे हो ही जाती है। अभिनय करते करते वह स्वयं से बहुत दूर चला गया है। उसे अब खुद इस बात का अंदाज नहीं लग पाता कि वह अभिनय कर रहा है या गलती अपने आप हो जाती है। वह महसूस करता है कि उसके भीतर एक दूसरा लड़का जन्म ले लिया है, जिस पर उसका वश नहीं चलता। उसकी बुद्धि कुंद होती जा रही है। लड़का बिस्तर बिछा रहा है, चादर टेढ़ी हो गई है। मालकिन चिढ़ गई हैं, एक काम ढंग से नहीं कर पाता है, छोड़ दे चादर, जाकर बर्तन मांज। लड़का नल के नीचे जूठे बर्तनों को मांज धो रहा है। अरे, उसे सब धुंधला कैसे दिख रहा है? नल के पानी से कुछ छींटे उड़कर उसकी आंखों में भी पड़ गई हैं क्या? आज यूं गीली कैसे हो गई ये आंखें? और अब गालों पर भी। होंठ तक लुढ़क आया यह पानी। इतना खारा? यह नल का नहीं है तो क्या फिर से खारे पानी के दिन आ गए? लड़का सिर को कंधे की तरफ झुकाकर शर्ट की बाहों में अपनी आंखें पोंछ लेता है और बर्तन मांजने लगता है। धन्यवाद। कहानी समाप्त हुई। अनीता सिलास जी नमस्ते। प्रज्ञा रोहिणी जी नमस्ते। अब कहानी पे कोई प्रश्न अगर आप लोग करना चाहें। नमस्ते प्रज्ञा जी। धन्यवाद वंदना जी, धन्यवाद। सुनीता जी धन्यवाद, कहानी आपको अच्छी लगी। सिनीवाल शर्मा जी धन्यवाद। धन्यवाद सुनीता जी, धन्यवाद। कोई प्रश्न हो कहानी से जुड़ा तो आप करें। जी 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 प्रज्ञा जी, आप तो पूरा संग्रह पढ़ी हुई हैं। ये कहानी लिखने की प्रेरणा कहाँ से मिली, सुनीता जी पूछ रही हैं। ये पूरी तरह कल्पना नहीं है और पूरी तरह यथार्थ भी नहीं है। ये ऐसे एक लड़के को मैंने देखा जो बहुत खुश होकर शहर में आया काम करने के लिए, और बड़ी खुशी बड़ी प्रसन्नता से आया था। उसे लग रहा था शायद यहाँ बहुत कोई खजाना शहर में मिलेगा। रेनू जी नमस्कार। लेकिन जब वो यहाँ दिन रात काम करने लगा तो जो वहाँ से सोच के वो चला था कि शहर में एकदम स्वर्ग में पहुँच गया है, ऐशो आराम की ज़िंदगी है, तो वो उसको यहाँ नहीं मिली। बस इतना मैंने देखा, मैंने महसूस किया कि जो खुशी उसके मन में रही होगी वो उससे यहाँ नहीं मिली होगी। बस इतना। ऐसे एक लड़के से मेरी मुलाकात हो गई थी, उस तरीके से
वहीं से प्रेरणा मिली, बाकी तो सब कल्पना से जोड़ के। हाँ, इस कहानी का जो लड़का है वो, उसको मैंने देखा था। जी रानू जी। जी, थोड़ा कोशिश की है सुनीता जी मैंने इसमें, बाल मनोविज्ञान डांस के बारे में। जी। वंदना वाजपेयी जी कह रही अपनी कोई कविता सुनाएं। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद, आप कविता सुनना चाहती हैं। ठीक है, मैं अपनी एक कविता सुनाती हूँ। बहुत छोटी एक कविता सुनाती हूँ। इसमें स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का अगर आप ध्यान रखेंगी तो कविता बिल्कुल सहज खुल जाएगी। कि तुम से बताओ, धरती बड़ी है या आकाश, नदी बड़ी है या सागर, मैं मुस्कुरा देती हूँ तुम्हारा आशय समझकर। तुम बड़े गर्व से पूछते हो मुझसे, बताओ धरती बड़ी है या आकाश, नदी बड़ी है या सागर, मैं मुस्कुरा देती हूँ तुम्हारा आशय समझकर। तुम्हें क्यों है इतनी शंका कि सृष्टि की आदि से अब तक बिना प्रतिवाद के स्वीकारी है मैंने तुम्हारी श्रेष्ठता। लेकिन आज जब तुम पूछते हो तो कहती हूँ मैं भी बड़े आदर के साथ कि बड़ा तो आकाश है लेकिन आश्रय धरा ही देती है, और बड़ा तो सागर है किंतु प्यास नदी ही बुझाती है, प्यास नदी ही बुझाती है। धन्यवाद वंदना जी, आपकी फरमाइश थी कविता की, मैंने सुना दी। सुनीता जी कुछ पूछ रही हैं लड़के को। जी, मुझे बहुत ज़्यादा भाषा से खेलना आता भी नहीं है सुनीता जी, मैं बहुत सिंपल सीधी सीधी बात कर पाती हूँ। कई बार मेरे मन में आता भी है कि मैं कुछ और अच्छे से भाषा को ये करूँ, लेकिन कर ही नहीं पाती हूँ। जी। कविता पसंद आई, अच्छा। ये मेरा सौभाग्य है, आप लोग सब लिखने पढ़ने वाले लोग और आपको मेरी रचनाएं पसंद आ रही हैं, तो ये मेरा सच में सौभाग्य है। धन्यवाद किरण सिंह जी। वाह, जी धन्यवाद। अनिला तिवारी जी धन्यवाद। जी। जी, बहुत से बच्चे नेपाल के गांव से निकलते हैं। और जी। धन्यवाद SB पांडे जी। कविता और कहानी में क्या लिखना ज़्यादा सहज लगता है? वंदना जी कह रही नहीं, मुझे सहज तो कुछ नहीं लगता, मैं नहीं कह सकती हूँ। कविता से मेरी शुरुआत ज़रूर हुई थी लिख के, लेकिन ना सहज कविता लगती है और ना सहज कहानी लगती है। आज भी जब मैं लिखने बैठती हूँ पहली, तो मुझे लगता है मैं पहली बार कलम उठाई हूँ और बस बन जाती है। कई बार तो मैं सोचती हूँ कि कैसे बन गई ये, शायद कहानी ने ही मुझसे अपने को लिखवा लिया। तो लेकिन ये मैं ज़रूर कह सकती हूँ कि कविता ज़्यादा कठिन लगती है मुझे। कहानी में चूँकि एक गुंजाइश होती है, आप अपने शब्दों को, अपने भावों को चाहे जितने शब्दों में निकाल लें, भले उसको बाद में कुछ कम ज़्यादा करें,
तो कहानी में थोड़ी गुंजाइश होती है अपनी बात कह लेने में। तो कहानी थोड़ी सी मुझे कविता की तुलना में ज़्यादा सहज लगती है, लेकिन तुलना में सहज लगती है, वैसे सहज मुझे कहानी भी नहीं लगती है। बस मैं प्रयास करती रहती हूँ और यहाँ तक पहुँची हूँ प्रयास करके ही। जी। हाँ, शेखर जोशी जी की कहानी, जी जी, दाजू, बिल्कुल बिल्कुल सुनीता जी। कुछ कमियां भी हों तो ज़रा मुझे आप लोग बताएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। मैं सीखने की ही प्रक्रिया में हूँ अभी, अ, इसीलिए हर बार कलम उठाना पड़ता है जो मैं कुछ कह नहीं पाती हूँ। हर बार ये लगता है कि अरे मैंने कोशिश तो बहुत की थी कहने की, लेकिन निकला कुछ भी परसेंट नहीं। तो आगे फिर से कलम उठती रहती है। तो अगर आप लोग मुझे थोड़ा सा इस कहानी में भी और या कविता जो मैंने सुनाई कुछ थोड़ा सा कमियां लग रही हों, क्योंकि आप सभी लोग लिखने पढ़ने वाले लोग हैं, बताएंगे तो मुझे कुछ सीखने को ही मिलेगा, मेरा अच्छा ही होगा उससे भी। तो मैं चाहूँगी कि आप सुनीता जी अगर हो सके तो कुछ बताएं। अच्छा, सुधा। अच्छा, अनिल आर तिवारी। हाँ, नमस्ते सुधा। कहानी के सौंदर्य शास्त्र पर कुछ बात करें। जी। अ, सौंदर्य शास्त्र, अब ये तो जैसे आलोचक वगैरह ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगे। मैं इतना कहती हूँ कि मुझे वही कहानी ज़्यादा अच्छी लगती, मेरे दिल के करीब होती है, जो विचार और संवेदना का तालमेल लेकर आगे चलती है। तो उसमें मुझे सौंदर्य दिखता है। बाकी शब्द वगैरह तो होने चाहिए अच्छे, और शिल्प शिल्प भी अपना एक स्थान रखता है। सीधा साधा शिल्प भी कई बार आनंद दे देता है, और कई बार बहुत घुमा फिरा के भी शिल्प आनंद नहीं दे पाता है। तो शिल्प का भी एक अपना चमत्कार होता है। बाकी जो सौंदर्य शास्त्र वगैरह होंगे वो तो मुझे लगता है कि आलोचक ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगे। मैं तो बस इतना कह पाऊंगी कि बस कोशिश करती हूँ कि वो कहानी लोगों के दिल तक पहुँचे। वंदना गुप्ता जी कह रही हैं एक कविता सुनाइए। अच्छा, ठीक है, मैं एक और छोटी कविता सुनाती हूँ। अ, अ, नदी शीर्षक है इसका, और ये महिलाओं के ऊपर ही कविता है कि मैं एक नदी तटों बांधों का नियंत्रण सहती, सींचती उगाती अनवरत श्रमरत हूँ। मैं एक नदी तटों बांधों का नियंत्रण सहती, सींचती उगाती अनवरत श्रमरत हूँ। मुझे डुबोने का प्रयास सतत जारी है। मुझे डुबोने का प्रयास सतत जारी है, पर मैं स्थिर हूँ। आता है उफान अंतस में मेरे भी, आता है उफान अंतस में मेरे भी, पर मैं संयम रख लेती हूँ, ताकि कल कल की स्वर लहरी का संगीत फूटता रहे और पथिक ले सके विश्राम मेरे आंचल में। फूटती रहें असंख्य प्रेम धाराएं, जो हरा भरा कर दें सूखे बंजर हृदय को। क्रोध में उफन पड़ूं और डुबो दूं ब्रह्मांड, क्रोध में उफन पड़ूं और डुबो दूं ब्रह्मांड। ये शक्ति है मुझ में, किंतु सृष्टि चलती रहे और सभ्यताएं फैलती रहें, इसलिए मैं स्वयं ही डूबती हूँ और डूबती ही जा रही हूँ, स्वयं की अथाह गहराई में, स्वयं की अथाह गहराई में। धन्यवाद। एस.बी. पांडे जी। जी धन्यवाद। चिंतामणि जोशी जी, बहुत बहुत आभार आपका। ये दूसरी कविता वंदना गुप्ता जी की फरमाइश थी, मैंने सुना दी।
कुछ सुधार की गुंजाइश भी अगर आप लोग मुझे बताएंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। एक तो देखिए, मैं महाराष्ट्र के अमरावती ज़िले में रहती हूँ। हिंदी का कम यहाँ ये है, मैं किसी ऐसी गोष्ठी वोष्ठी में कभी जा नहीं पाती, मुझे नहीं मौका मिलता। जैसे इलाहाबाद, दिल्ली वगैरह में रहे लोगों को लोगों से मिलते जुलते बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है, तो वो मुझे नहीं मिल पाता है। तो आप लोग अगर कुछ मुझे बताएंगे, सुझाव देंगे, तो मैं उसका स्वागत करती हूँ और मेरा भला होगा उससे। जी, सुधा जी, हाँ मैंने कोशिश की कि मेरी भाषा पूरी उसी तरीके से बनी रहे, महाराष्ट्रियन प्रभाव उस पर ना पड़ जाए इतना। जी। वंदना गुप्ता जी, कविता पसंद आई आपको? बहुत बहुत आभार। हाँ, कुछ कविताएं याद हैं मुझे। कविताएं बड़ी जल्दी याद हो जाती हैं वंदना गुप्ता जी, पता नहीं कैसे। बचपन से मुझे, मैंने मेरे कोर्स में जो किताब में रही होगी जो कविताएं पहली, दूसरी, तीसरी में, वो सब मुझे 12वीं तक की अभी तक याद हैं। तो ये मेरे साथ है, मुझे कविताएं बहुत याद हो जाती हैं। धन्यवाद वंदना गुप्ता जी। माशाल्लाह। नहीं, उपन्यास लिखना तो मैं अभी नहीं शुरू की हूँ। मन में चल रहा है कि मैं उपन्यास लिखूँ, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा तो लिख लिख पाती नहीं हूँ, तो अभी तक तो फ़िलहाल नहीं शुरू की हूँ। लेकिन इच्छा है, उपन्यास लिखने का मन है। अब देखिए कब कब इस तरीके का मेरे अंदर ये बनता है कि मैं उपन्यास लिखने के बैठ ही जाना है, बस आज ऐसा कुछ हो जाए मेरे साथ। हाँ, मालती जोशी को तो, अरे वो तो मेरे लिए अद्भुत बात है उनकी तो। वो अपनी कहानियाँ वैसी की वैसी सुना देती हैं। उतनी याददाश्त तो मेरी नहीं है। कविताएं याद रखना अलग बात होता है सुनीता जी, लेकिन कहानी पूरी पूरी सुना देना एकदम वैसे, तो वो मालती दीदी ही कर सकती हैं। सही बात है। विभा कुमार जी। जी, धन्यवाद। मालती जोशी जी की ये बात तो मुझे बहुत प्रभावित करती है। कविताएं, बस कविताएं मुझे याद रहती हैं, कहानियों के लिए तो मैं पुस्तक ही देखती हूँ। नमस्ते अभिलाष जी। अभिलाषा जी। जी, प्रतापगढ़ और अमरावती को केंद्र में रखकर रोचक बन पड़ेगा। जी, मैं कोशिश करूँगी। मेरे मन में चल रहा है कि अब एक उपन्यास लिखना चाहिए, लेकिन अभी पता नहीं कैसे वो दिन कौन सा आएगा जब मैं इसकी शुरुआत कर पाऊँगी। विभा कुमार, नमस्ते। मेरा हाँ, यात्रा विवरण भी एक मैंने लिखा है। वो बादल को घिरते देखा है, कैलाश मानसरोवर का यात्रा वर्णन है। वो एक पुस्तक ही है पूरी, बादल को घिरते देखा है, और ये दिशा प्रकाशन से प्रकाशित हुआ है। जी, उमा शर्मा जी। देखिए शुरू कर पाऊँ अगर मैं उपन्यास लिखना। यात्रा वृत्तांत कैलाश मानसरोवर का है, और दिशा प्रकाशन से प्रकाशित है वो। अनीता सिलासी, क्या, कृपया नाम बताएं। यात्रा वृत्तांत का नाम यही है, बादल को घिरते देखा है, इसी नाम से है यात्रा वृत्तांत। ये बाबा जी की बहुत प्रसिद्ध कविता थी, उसी की पंक्ति की मैंने
शीर्षक के रूप में रखा है, लिया है। कुछ और प्रश्न किसी के हों? हाँ, यात्रा वृत्तांत के बारे में मैं ये बताना चाहूँगी। वो इस तरीके से है कि यात्रा मैंने नहीं की है, इसलिए उसे और पढ़ना चाहिए। अगर आप लोगों को मिले और पढ़ें तो मुझे खुशी होगी। वो यात्रा मैंने नहीं की, मेरे पति की यात्रा थी। वो गए थे कैलाश मानसरोवर 2008 में। तो वहाँ से वो डायरी में कुछ कुछ नोट करके लाए और 1400 फोटोग्राफ्स लाए और 3 वीडियो रिकॉर्डिंग थी। तो एक यहीं के गुप्ता जी हैं जो मुझे हमेशा कहा करते थे, कहीं कोई रचनाएं छपती थी तो फ़ोन पे बात किया करते थे। तो उन्होंने कहा कि जो आप तुम्हारे हस्बैंड गए थे यात्रा पर तो तुम उसके बारे में लिखो। मैंने कहा मैं कैसे लिख सकती हूँ, वो तो मैंने मेरी यात्रा नहीं रही है, मैं उसका विवरण कैसे दे सकती हूँ। तो उन्होंने कहा कोशिश करो। मैंने कहा नहीं हो पाएगा, बिल्कुल नहीं होगा। उन्होंने कहा अच्छा ऐसा कोई आलेख लिखो जिसमें वहाँ जाने के बारे में लोगों को पता चले, कैसे जाया जाता है, कैसे क्या होता है। तो मैंने सोचा हाँ ये तो लिखा जा सकता है। मैंने शुरू करने की कोशिश की कि एक लेख लिखती हूँ कि वहाँ जाने की तैयारी कैसे करना, किस तरीके से लॉटरी सिस्टम से नंबर लगता है गवर्नमेंट की तरफ से यात्रा अगर करनी है तो मैंने शुरुआत की। फिर मेरे मन में आया, न जाने अंदर से कैसी प्रेरणा हुई और मुझे लगा कि मैं वृत्तांत ही लिख के देखूं, क्योंकि मैटर तो मेरे पास बहुत सारा है। इनकी डायरी छोटी सी जो यहाँ से लिख के लाए थे, कितनी बजे जिस जगह पे पहुँचते थे उसका टाइम, जिस जगह जब निकलते थे उसका टाइम, ये सब इन्होंने लिख विख के लाया था डेट वाइज। तो और वीडियो शूटिंग भी थी, 3 कैसेट थे मेरे पास। वो सब मैंने देखा और मैंने थोड़ा सा और पढ़ा वढ़ा। उसके बाद इनसे ये मुझे रोज़ कुछ ना कुछ बताया करते थे मेरे हस्बैंड, तो मैं उससे लिख लिया करती थी, तुरंत के तुरंत लिख लिया करती थी। ऐसा 1-2 महीने मैंने जाने दिया। उसके बाद जब बहुत सारा मटेरियल मेरे पास तैयार हो गया, तब मैंने बादल को घिरते देखा है कुछ शुरू किया। और आश्चर्यजनक तरीके से मैं आपको बताऊंगी कि वो पुस्तक बहुत पसंद की गई। उड़िया में उसका अनुवाद होके प्रकाशित हुई, वो उड़िया भाषा में भी। और मैं मतलब बहुत ताज्जुब करती हूँ। मुझे कई बार लगता है कि शायद वो कैलाश मानसरोवर की यात्रा थी तो ईश्वर की ही कोई प्रेरणा उसमें घुस गई होगी जिससे वो बन पड़ी। तो इनके साथ गए यात्रियों के पास भी मैंने उसकी पांडुलिपि भेजी थी कि कहीं कुछ, मैं बहुत प्रयासरत थी कि कहीं कुछ ऐसा ना हो जाए कि भाई जो चीज़ वहाँ नहीं देखी गई हो, जो वहाँ नहीं हो, वो मैं लिख जाऊँ। तो बहुत सतर्क थी मैं। तो लोगों ने पढ़ा और कहा नहीं, बहुत एकदम ऐसे ही हमारे साथ वहाँ हुआ था। तो इस तरीके से वो यात्रा वृत्तांत मेरा बना। शीर्षक है बादल को घिरते देखा था। तो अच्छा, विभा कुमार जी भी यात्रा किए हैं कैलाश मानसरोवर का। तब आप उसे ज़रूर पढ़ें। अगर आपको वो पुस्तक मिले तो आप कह पाएंगी कि कैसी है, वो सही लिखी है कि नहीं। दिशा प्रकाशन दिल्ली से प्रकाशित हुई है। अगर कहीं मिल पाए तो आप उसे पढ़ें, मुझे अच्छा लगेगा। आप लिखना चाहती हैं तो आप यात्रा की ही हैं, तो आपके लिए तो बहुत सरल है। आपने जो कुछ देखा है वही आप बड़े आराम से लिख सकती हैं विभा जी, है ना। तो आप कोशिश करें तो आप लिख पाएंगी, क्योंकि आपने तो स्वयं यात्रा की है। आपके तो अपने तमाम अनुभव होंगे वहाँ घूमते हुए, जो आपके मन में बातें आई होंगी। तो बहुत ही सहज रहेगा आपके लिए। आप शुरू करिए, ज़रूर लिख पाएंगी। तो अब समय हो गया है क्या सुनीता जी? फिर अब तो कोई प्रश्न भी नहीं है। जैसा कहें, बंद करना हो तो बंद करें। जी, कोशिश करिए विभा जी आप।
अच्छा, शिवी को खूब आशीर्वाद। बहुत बहुत धन्यवाद सुनीता जी। मैं तो इस वजह से, इस फेसबुक के कारण आप लोगों से जुड़ पाई, बाकी तो अमरावती में रह के आप लोगों से मिलना भी कभी नहीं हो पाया है। धन्यवाद वंदना गुप्ता जी। उमा शर्मा जी कह रही हैं चलते चलते एक और कविता सुना दीजिए। आप सब लोग सुनने को इच्छुक हैं, सुनाऊं? नहीं तो कई बार होता है ना, कविताओं के बारे में लोग कहते हैं बोर सी भी लगती हैं। तो ठीक है, मैं एक कविता और सुना देती हूँ। ये पितृमोक्ष अमावस्या की मतलब जो हम लोग करते हैं कुछ श्राद्ध वगैरह, उस पर से है। तो पितृमोक्ष अमावस्या की रात स्वर्ग सुधार चुके सज्जन को अपने दरवाजे पर खड़े देख मैंने पूछा। पितृमोक्ष अमावस्या की रात स्वर्ग सिधार गए सज्जन को अपने दरवाजे पर खड़े देख मैंने पूछा, आप यहाँ कैसे? उन्होंने कहा, बहुत भूखा हूँ, कुछ खिला दो। मैंने कहा, भूखे हैं? अरे आज आपके बेटे ने आपकी श्राद्ध की, हजारों लोगों को भोजन कराया, आपकी आत्मा तृप्त रहे इसलिए पैसे को पानी की तरह बहाया, फिर भी आप भूखे हैं। उन्होंने कहा, बेटी, जिस बेटे ने जीते जी कभी मेरी सुधि नहीं ली, उसके तर्पण भोग को मैं कैसे स्वीकार करूं? उन्होंने कहा, बेटी, जिस बेटे ने जीते जी कभी मेरी सुधि नहीं ली, उसके तर्पण भोग को मैं कैसे स्वीकार करूं? मैं मर गया तो क्या, स्वाभिमान अब भी बाकी है। मैं मर गया तो क्या, स्वाभिमान अब भी बाकी है। मैं युगों युगों तक भूखा प्यासा रह जाऊंगा, किंतु बेटे के श्राद्ध तर्पण को हाथ नहीं लगाऊंगा। बेटे के श्राद्ध तर्पण को हाथ नहीं लगाऊंगा। धन्यवाद उमा जी। ये तीसरी कविता भी हो गई, कहानी पाठ था मेरा आज। 3 कविता भी आप लोग मुझसे सुन लिए, मुझे बहुत अच्छा भी लग रहा है। अब मैं इसे समेटूं क्या? जी अच्छा। मैं सबसे पहले तो आप सबका, अटूट बंधन परिवार का, वंदना वाजपेयी जी का और खास करके सुनीता जी का मैं बहुत आभार व्यक्त कर रही हूँ, करना चाहूँगी।